नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। मनोविज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ अपने मित्रों में शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य मित्रों को भी मिल। तो प्रश्न है, DSM-4TR का मल्टी एक्सियल पद्धति का प्रयोग करते हुए व्यामोह व्यक्तित्व विकार और सीमांत रेखा व्यक्तित्व विकार को किस अक्ष पर कोड किया गया है। आप जानते हैं कि मेंटल डिजीज को वर्गीकरण करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो तंत्र मौजूद हैं, जिसे DSM और ICD के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर DSM के 4TR वर्जन की बात की जा रही है कि इसमें जो मल्टी एक्सियल पद्धति के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है उसमें व्यक्तित्व व्यामोह व्यक्तित्व विकार और सीमांत रेखा व्यक्तित्व विकार को किस अक्ष पर रखा गया है। आप जानते हैं कि जो पहला अक्ष है उसमें मुख्य रूप से चिंता तथा अन्य मानसिक रोगों को रखा गया है। खासकर कई तरह की एंजाइटी डिसऑर्डर जो हैं, सभी तरह के एंजाइटी डिसऑर्डर, उसके अलावा मनोविदिलता आदि को इस श्रेणी में रखा जाता है, यानी एक्सिस फर्स्ट में रखा जाता है। और जितने भी व्यक्तित्व विकार हैं और मेंटल रिटार्डेशन है उन सब को कहां रखा जाता है, एक्सिस 2 में रखा जाता है। तो प्रश्न के आधार पर अवश्य ही व्यक्तित्व के विकार जो हैं वह आपको मिलेंगे एक्सिस सेकंड में। तो आपका ऑप्शन सही होगा बी। अगले प्रश्न को पर बात करें तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। लेखक और कथन दिया हुआ है, हर्बर्ट स्पेंसर, अल्बर्ट बोन, कार्ल मार्क्स और ट्रिसिट्स एग्रीकोला। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले दिया हुआ है, आविष्कार में दृश्य वह होता है जो प्रत्येक व्यक्ति ने देखा है और वह चिंतन होता है जो किसी ने नहीं सोचा है। तो अवश्य ही आप देखेंगे तो यह जो कथन है वो अल्बर्ट बोन का है। आप मिलाएंगे क्यू को फर्स्ट से। वहीं सेकंड जो है वह है कि यह मानव स्वभाव होता है कि उनसे घृणा करे जिन्हें उनसे चोट पहुंचाई है, यानी कि जिन्होंने चोट पहुंचाई है यह मानव स्वभाव है कि उससे घृणा करे, और यह कहा गया है एक्सिस एग्रीकोला द्वारा। तो आप मिलाएंगे यस को सेकंड से। वहीं थर्ड कहता है कि मत अंततः भावना से तय किया जाता है, न कि बुद्धि से तय किया जाता है। यह कहा था हर्बर्ट स्पेंसर ने। आप पी को मिलाएंगे थर्ड से। और लास्ट में बचता है कि केवल सामाजिक संपर्क प्राणियों में ऐसे उत्प्रेरणा पैदा करता है जो प्रत्येक अलग अलग कामगार की दक्षता से काफी अधिक होता है, जो कहा गया है कार्ल मार्क्स द्वारा। और आप आर को मिलाएंगे 4 से। तो चूंकि जो भी विचारधाराएं होती हैं उसको आपको याद करना होता है, तो आप इन विचारधाराओं को याद कर लेंगे तो ऐसे प्रश्न आसानी से हल किए जा सकते हैं। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो आपको पुट में मिलेगा कि 3, 1, 4 और 2, और आपका ऑप्शन सही होगा बी। आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से व्यवहारात्मक मूल्यांकन के लक्षण क्या हैं। बिहेवियर इवैल्यूएशन की बात की जा रही है। व्यवहारात्मक मूल्यांकन के लक्षण क्या हैं। एक अनुसंधानकर्ता उत्तरदाताओं से जैसे वे अपना प्रतिदिन जीवन यापन करते हैं व्यवहार संबंधी उनके द्वारा स्वयं दिए गए प्रतिदर्शों को इकट्ठा करता है, जो कि व्यवहार संबंधी मूल्यांकन किया जा रहा है। तो अवश्य ही यह ऑप्शन सही होगा। वहीं सेकंड की बात करें, अनुसंधानकर्ता एक स्पष्ट कोडिंग तंत्र बनाता है जिसमें अभिरुचि की व्यवहारात्मक कोटियां होती हैं। तो अवश्य ही यह भी ऑप्शन आपको सही प्रतीत हो रहा है। वहीं थर्ड की बात करें तो व्यवहार को रिकॉर्डिंग करने की कोडिंग कोटियों के प्रयोग में अंतर निर्णय विश्वसनीयता का उच्च स्तर अपेक्षित है। तो आप देखेंगे कि चूंकि व्यवहारात्मक मूल्यांकन की बात की जा रही है तो ऑप्शन थर्ड भी सही है। और ऑप्शन 4 है, यह वीडियो टिप व्यवहार में नहीं
परंतु जीवंत परिवेश में व्यवहार को रिकॉर्डिंग करने में काम आता है। तो अवश्य ही यह ऑप्शन आपको गलत मिलेगा। इस आधार पर अगर कोर्ट में आप देखेंगे 1, 2, 3 आपको मिलता है बी में, और आपका ऑप्शन सही होगा बी। अगले प्रश्न पर बात करें तो सृजनात्मक बुद्धि की अवधारणा के प्रतिपादक था, यानी कि सृजनात्मक बुद्धि की अवधारणा के प्रतिपादक की बात की जा रही है। तो आप जानते हैं कि मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं। गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया, गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया, वहीं टॉरेंस का सिद्धांत और स्टेनबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत दिया, जिसे सब थियरी, बुद्धि की सब थियरी भी कहा जाता है। तो अगर हम बात करें तो गिलफोर्ड ने भी सृजनात्मकता की बात की है और स्टेनबर्ग ने भी की है। लेकिन जहां तक बात करें सृजनात्मक बुद्धि के अवधारणा के प्रतिपादन की, तो यह श्रेय जाता है स्टेनबर्ग को जाता है, क्योंकि स्टेनबर्ग ने 3 तरह के सब सिद्धांत दिए बुद्धि के: संदर्भात्मक बुद्धि, अनुभवजन्य बुद्धि और घटकीय बुद्धि, जिसे व्यवहारात्मक बुद्धि यानी बिहेवियर बुद्धि कहते हैं, क्रिएटिव बुद्धि कहते हैं और एनालिटिकल बुद्धि कहते हैं, विश्लेषणात्मक बुद्धि कहते हैं। तो अवश्य ही जो क्रिएटिव या सृजनात्मक बुद्धि की अवधारणा का प्रतिपादन किया इन्होंने, वो स्टेनबर्ग हो जाता है और आपका ऑप्शन सही होगा डी। अगला है कि कार्य अभिप्रेरणा में समत्व के सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन समुचित रूप से निरूपित करता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा डी, ए की प्राप्ति बटा ए का निवेश बराबर बी की प्राप्ति बटा बी का निवेश। ये कार्य अभिप्रेरणा के समत्व सिद्धांत की ओर समुचित रूप से निरूपित करता है। अगला प्रश्न है कि जो लोग सन्निहित आकृति परीक्षाओं में अच्छा करते हैं, सन्निहित यानी कि सम्मिलित जो आकृतियां होती हैं उसमें से अगर छांटना हो तो जो लोग अच्छे करते हैं उन्हें क्षेत्र स्वतंत्र संज्ञानात्मक शैली का कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन सही होगा सी। अगले प्रश्न को देखें तो अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना। अवधारणा और सिद्धांतकार हैं। रूपण और श्रृंखलाबद्ध यानी कि शेपिंग और चेनिंग की बात की जा रही है। आप अगर स्किनर के अधिगम सिद्धांत की ओर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि चूहे को सिखाने के लिए शेपिंग और चेनिंग का प्रयोग किया गया था। तो आप बहुत ही आसानी से पी को मिलाएंगे सेकंड से। वहीं प्रभाव विधि का बात करें तो आप जानते हैं कि सीखने के क्षेत्र में थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए थे, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम तथा अभ्यास का नियम, तो उसी नियम में से प्रभाव की विधि की बात की जा रही है। तो अवश्य ही आप प्रभाव की विधि को मिलाएंगे थॉर्नडाइक से। संज्ञानात्मक मानचित्र की अगर आप बात करें तो कॉग्निटिव मैप की अवधारणा को आप मिलाएंगे टॉलमैन से, जिन्होंने चूहों पर एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने 17 दिन तक 3 समूहों के चूहों पर अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि उनके मस्तिष्क में एक तरह का कॉग्निटिव मैप बना होता है, इसीलिए वह बगैर पुनर्बलन के भी निष्पादन कर लेते हैं। वहीं प्रतिरूपण की बात करें, मॉडलिंग की बात करें तो आप बहुत ही आसानी से बता देंगे कि मॉडलिंग की बात करने वाले एक मात्र मनोवैज्ञानिक हैं जो कि मानते हैं कि हम जो भी सीखते हैं वो अनुकरण करके सीखते हैं। तो वह आप मिलाएंगे वेंडूरा से, जिनकी सबसे प्रसिद्ध जो प्रयोग है बेबोडाल का है। तो आप इस आधार पर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन में मिलेगा 2, 4, 1 और 3, वो आपको मिलेगा सी में और आपका ऑप्शन सही होता है सी। अगले प्रश्न को देखें तो एक प्रयोगकर्ता पशु के मस्तिष्क क्षेत्र को रासायनिक रूप से 2 वस्तुओं से उद्दीप्त करना चाहता है। निम्नलिखित में से वे 2 वस्तुएं कौन सी हैं, क्या हो सकती हैं। ये कह रहा है कि आप जानते हैं कि जब हम मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं तो उसके अध्ययन करने की एक विधि ये भी है कि हम रासायनिक रूप से केमिकल से किसी मस्तिष्क के किसी एक क्षेत्र को उद्दीप्त करते हैं और फिर उसका हम अध्ययन करते हैं। तो उसी से बना हुआ प्रश्न है। तो इसमें जो आपको मिल रहा है गाबा ग्लूटामिक एसिड और ग्लाइसिन और
काइनिक एसिड। तो अवश्य ही यह दो ऑप्शन आपको इसमें मिल रहा है जिसके द्वारा हम मस्तिष्क को उत्तेजित कर कर उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो प्रयोगकर्ता जो पशु के मस्तिष्क क्षेत्र का अध्ययन करेगा तो वो रासायनिक दो हैं, वो है सेकंड और फोर आपको ऑप्शन में मिलेगा। बी आपका ऑप्शन सही होता है, बी। अगले प्रश्न की बात करें, भाषा विकास की व्याख्या के संबंध में जेरोम ब्रूनर ने क्या प्रस्तावित किया है। यहां पर जेरोम ब्रूनर की बात की जा रही है। आप जानते हैं कि भाषा विकास में अगर सबसे प्रसिद्ध अध्ययन या सबसे ज्यादा जाने जाते हैं तो नॉम चॉम्स्की जाने जाते हैं, जिन्होंने बताया कि बुद्धि भाषा के विकास में इसलिए मनुष्य का बेबी होता है वो भाषा को बहुत जल्दी सीख लेता है क्योंकि उसमें लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पाया जाता है। लेकिन जेरोम ब्रूनर ने कहा कि भाषा के विकास के संबंध में इन्होंने कहा कि लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन में मिलेगा सी, और आपका ऑप्शन ब्रूनर के आधार पर भाषा अधिग्रहण सामर्थ्य पद्धति यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। जेरोम ब्रूनर ने दिया था, कहा कि भाषा के विकास में लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम पाया जाता है जिसके आधार पर जो ह्यूमन बेबी होता है वो भाषा को बहुत ही जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। तो अवश्य ही आपका ऑप्शन सही होगा सी। आइए अगले प्रश्न पर बात करें और इस सीरीज के अंतिम प्रश्न की बात करें तो प्रोमैक्स घूर्णित कारकों का उच्चतम क्रम का कारक विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। ये देखिए पूरी तरह से गलत अभिकथन ही है कि प्रोमैक्स घूर्णित कारकों के उच्चतम क्रम का कारक विश्लेषण किया जा सकता है। यहां पर कह रहा है कि नहीं किया जा सकता है, तो अभिकथन गलत है। वहीं प्रोमैक्स घूर्णन के परिणाम स्वरूप अप्रत्यक्ष कारक बनते हैं, तो यह ऑप्शन सही है। इस आधार पर अगर आप देखें तो आपको ऑप्शन में मिल रहा है डी, ए गलत है और आर सही है। आपका ऑप्शन सही होता है डी। हमें उम्मीद है कि आपको यह व्याख्यात्मक परिचर्चा पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। आपका यह वीडियो व्याख्यान अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।